डेट आज 4 फरवरी 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अपनी बजट स्पीच में अनाउंस किया कि एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड सेटअप किया जाएगा, बनाया जाएगा, और इसमें हर साल 10,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। जैसा इसके नाम में है अर्बन, यानी कि शहरी क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये फंड यूज होगा, यानी कि जो इसमें मनी होगी वो अर्बन एरियाज में रोड, बिल्डिंग या सैनिटेशन फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या पार्क डेवलप करना, इस तरह की फैसिलिटी डेवलप करने के लिए यूज होगा। और ये किसको लोन देगा? किसको भी, कोई भी मान लो एजेंसी है या कोई मान लो कंपनी है या कोई एजेंसी है, इंस्टीट्यूशन है या स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट को लोन देना। स्टेट गवर्नमेंट जिस फंड से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी अर्बन एरियाज़ में, तो इस तरह से लोन प्रोवाइड करेगा ये इस फंड से लोन दिया जाएगा। ये फंड है जो देखो, इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? ये 10,000 करोड़ का हर साल इस फंड में आएगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग शॉर्टफॉल से। ये क्या है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग? देखो, जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जैसे पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, एसबीआई, इस तरह के जो बैंक हैं, ये बैंक आरबीआई के रेगुलेशन के हिसाब से काम करते हैं। और आरबीआई की रेगुलेशन बोलती हैं कि इन्हें जितना भी ये लोन हर साल प्रोवाइड करते हैं उसमें से 40% ये लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे। तो ये पीएसएल क्या है? 40% जो ये लोन देंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करेंगे, ये बैंक करेंगे। जो ये क्या है, ये पीएसएल। देखो, इसमें कुछ सेक्टर रखे गए हैं, ऐसे सेक्टर जिनको लोन लेना आसान नहीं होता, यानी कि कोई बैंक उन्हें लोन देने से हिचकिचाता है, ऐसा लगता है कि हमारा लोन डूब जाएगा, ये वापस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के सेक्टर डाले गए, जैसे एग्रीकल्चर, फार्मर को लोन देना, या हाउसिंग, घर बनाने के लिए पुअर पीपल को लोन देना, या फिर एजुकेशन के लिए लोन देना स्टूडेंट्स को, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी डाली गई है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लोन देना, या जो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी कि लघु छोटे मध्यम जो उद्योग होते हैं उनको लोन देना। ऐसे सेक्टर आते हैं ये पीएसएल में। यानी कि हर एक बैंक को हर साल, मान लो उसने 100 करोड़ लोन प्रोवाइड किया है, तो उसमें से 40 करोड़ इन सेक्टर को देगा। अगर वो नहीं दे पाया, मान लो उसने 32 करोड़ ही दिया, 8 करोड़ रह गया, तो 8 करोड़ और इस पर पेनल्टी लगेगी। और वो एक फंड है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसमें पैसा जमा होता है अभी तक, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। और इसको मैनेज कौन करता है? इस फंड को नाबार्ड करता है। नाबार्ड हम कई बार पढ़ चुके हैं, ये एक बैंक है नाबार्ड, जो रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए काम करता है। 1982 में इसको बनाया गया था। गवर्नमेंट इसका मालिक है नाबार्ड का, और नाबार्ड इस फंड को मैनेज करता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। जैसा इसके नाम में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ग्रामीण एरिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए लोन देता है स्टेट को। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में से लोन किसको दिया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को या कोई एजेंसी को लोन दिया जाता है जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में विकास करना चाहती है, रोड बनाना चाहती है या कोई फैसिलिटी डेवलप करना चाहती है। तो इसको नाबार्ड करता है मैनेज। अच्छा, जो ये है अब जो बनाया गया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इसी लाइन पे बनाया गया। जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसी तरह अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। तो ये भी इसी तरह काम करेगा जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाया गया है। तो अभी तक तो जो पैसा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो नहीं कर पाता था बैंक, अभी तक तो इस RIDF में डलता था, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। अब दोनों में डलेगा, RIDF में भी और UIDF में भी, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में भी डलेगा, दोनों में डलेगा। इसका पर्पज क्या है इस फंड का? ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में इस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। ये टीयर 2 और टीयर 3 सिटी क्या है? देखो, 2011 की जो जनगणना हुई थी सेंसस, उसमें पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे सिटी को डिवाइड किया गया था, कैटेगराइज किया गया था। जैसे जिस सिटी की पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो उसे कहा गया टीयर 1 सिटी, और जिसकी 50,000 से 1 लाख तक के बीच में है पॉपुलेशन उसको टीयर 2, जिसकी 20,000 से 50,000 के बीच में है उसको टीयर 3। ऐसे कैटेगराइज किए गए। जिसकी 20,000 से कम है टीयर 4 में, 10 से 20,000, जिसकी 10,000 से कम है टीयर 1। इस तरह से कैटेगराइज की गई ये सिटीज़। तो टीयर 2 और टीयर
3 सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये फंड काम करेगा। और मैनेज कौन करेगा इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को? देखो जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था उसको कौन कर रहा था? नाबार्ड। और इसको करेगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक ये बैंक क्या है? देखो ये भी, इसका मालिक भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है, यानी कि सारे के सारे शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हैं और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर ये काम करता है। नेशनल हाउसिंग बैंक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय के अंदर। कब बनाया गया था? एक नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 पास किया गया था। उसके बाद 1988 में इसको बनाया गया था, 1988 में। और नाबार्ड को कब बनाया गया था? हमने डिस्कस किया 1982। ये डेट आपको याद रखनी है, मतलब ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर भी। तो नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में बनाया गया था। और ये क्या काम करता है? ये भी डायरेक्ट हम जैसे लोगों को लोन नहीं देता है। ये क्या करता है? जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी होती हैं, जो हाउसिंग को फाइनेंस करती हैं, लोन वगैरह देती हैं, ऐसी कंपनी, एजेंसी, बैंक, उनको ये रेगुलेट करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। उनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है और उन्हें लाइसेंस देता है ये नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है जो ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की तरह ही बनाया गया है। इसमें जो स्टेट है उनको भी इनकरेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें अर्बन एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। टीयर 2 और टीयर 3 सिटी क्या है ये जान लिया हमने। थोड़ा और डिटेल से पढ़ लेते हैं ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को। 1995 में इसको बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, रूरल एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। नाबार्ड इसको मेंटेन करता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक इसको मेंटेन करता है। कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? वही जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग अगर पूरा नहीं कर पाते हैं कोई बैंक, तो फिर उसका फंड कहाँ पे आता है? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। लेकिन अब दोनों में आएगा, अर्बन में भी और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड दोनों में इसका पैसा आएगा पीएसएल का। जो पीएसएल शॉर्टफॉल रह जाएंगे, बैंक नहीं दे पाएंगे अगर इन सेक्टर को लैंडिंग नहीं कर पाएंगे। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का मेन टारगेट क्या था? ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव या टारगेट वही था रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाना। और लोन किसको देता था? ये स्टेट गवर्नमेंट वगैरह को देता है, अब भी देता है मतलब, या कोई एजेंसी है उसको लोन देता है। और पीरियड कितना होता है? कितने साल में वापस करना पड़ता है? 7 साल में, विद इन 7 ईयर वापस करना पड़ता है लोन। इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट होती है इसकी। और देखो अगर मान लो कोई नहीं कर पाया 7 साल में, तो उसे 2 साल का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ग्रेस पीरियड का मतलब है कि 2 साल और छूट दे दी जाती है कि भाई साहब 7 साल के अलावा आप 2 साल और दे दिए गए, आप 2 इंस्टॉलमेंट भरो अब। नेक्स्ट टॉपिक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए, और 3 में भी पूछा जा सकता है मेंस में। तो क्या है ये भी देखो बजट में अनाउंस किया इस साल। इसमें पहले 15 लाख की मैक्सिमम लिमिट थी, ये 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दिए। जो सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग लोग हैं, जो अपनी सेविंग करते हैं, वो सेविंग की 15 लाख तक वो सेविंग करते थे, ये लिमिट बढ़ा के 30 लाख तक कर दी है। तो इसमें देखो जो 60 साल से अबव के हैं, 60 साल जिन्होंने एज हासिल कर लिया, यानी 60 साल के हो गए हैं, उनके लिए रेगुलर इनकम देने के लिए ये एक सेविंग स्कीम है। कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन सेविंग कर सकता है इसमें? कोई भी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है और वो 50 से 60 साल के बीच में रिटायर हुआ है, उसने वीआरएस ले ली। वीआरएस का मतलब है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम या सुपर एनुएशन। क्या होता है ये वीआरएस या वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम? देखो जनरली क्या है, 60 साल के बाद रिटायर होते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं, लेकिन ये एक स्कीम चलाई हुई है वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। इसके तहत क्या है कि कोई बंदा मान लो 15 साल की जॉब कर ली उसने, 15 साल के बाद वो अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले सकता है। जैसे आर्मी वगैरह में, मिलिट्री में होता है कि 15 साल के बाद वो वीआरएस ले सकते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। रिटायरमेंट होना इतना ज़रूरी क्यों? देखो अगर रिटायर नहीं होंगे समय से पहले, मान लो कोई जॉब छोड़ दे, 1 साल 2 साल 10 साल में छोड़ दे जॉब मिलिट्री में से, तो उसे पेंशन नहीं मिलती फिर। तो इसी वजह से कि अगर मान लो कोई छोड़ना चाहता है, रिटायर लेना चाहता है अपनी मर्जी से, उसके लिए वीआरएस स्कीम है, लेकिन उसे 15 साल तो करनी पड़ती है। 15 साल के बाद वीआरएस वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम ले सकते हैं और फिर उसके बाद पेंशन भी मिलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से अगर कोई मान लो 55 से 60 साल के बीच में कोई रिटायर हो गया है, वीआरएस ले लिए, तो वो भी इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। या कोई डिफेंस पर्सनल है, कोई मान लो मिलिट्री में, तो वो 50 और 60 साल के बीच में रिटायर हुआ, तो वो ले सकते हैं इस स्कीम का फ़ायदा।
सीनियर सिटीजन रिटायरमेंट जो स्कीम है इसका वो फ़ायदे ले सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड कितना है इसका, यानी कि अगर कोई मान लो इस स्कीम के अंदर पैसा अपना डिपॉजिट कराएगा, वो 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होगा, 5 साल का। और कोई डिपॉजिटर मान लो चाहता है इसे एक्सटेंड करना, तो 3 साल के लिए और एक्सटेंड कर सकता है मैच्योरिटी पीरियड को, यानी कि 8 साल तक, फिर उसके बाद पैसा निकाल सकता है इसमें से। नंबर ऑफ अकाउंट कितने खुलवा सकता है कोई बुजुर्ग, देखो एक अकाउंट तो खुलवा ही सकता है, एक से ज़्यादा चाहे तो वो खुलवा सकता है, और जॉइंट अकाउंट भी खुलवा सकता है अपने स्पाउस के साथ, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ खुलवा सकते हैं अकाउंट। डिपॉजिट लिमिट कितनी है, देखो मिनिमम जो डिपॉजिट है, मिनिमम तो 1,000 रुपये उन्हें डिपॉजिट करने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, अभी तक 15 लाख की ये लिमिट थी, अब ये 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख लिमिट कर दी है। तो यही 2023 का बजट है जो ये लिमिट बढ़ा दी है। जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो कब कब में मिलती है, क्वार्टरली मिलती है इसमें, यानी कि 3 महीने में, हर 3 महीने में इंटरेस्ट मिलता है इस पे, जो इसमें पैसा जमा करते हैं स्कीम में। प्री मैच्योर विदड्रॉल कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि समय से पहले। जैसे इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है, 5 साल से पहले अगर बुजुर्ग चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद, 1 साल के बाद निकाल सकते हैं। इसमें जो डिपॉजिट है, जो स्कीम में डिपॉजिट होगा उस पर देखो टैक्स भी लगेगा, टैक्स डिटेक्शन होगा। किस एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट है उसके सेक्शन 80C के अंदर टैक्स डिटेक्शन होगा इसमें जो डिपॉजिट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन। ये भी देखो इस साल के बजट में अनाउंस की है ये स्कीम। जैसा इसके नाम में PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये कैसे ग्रुप है, देखो ट्राइबल है ये, जैसा इसके नाम में आ रहा है ट्राइबल, और वनरेबल का मतलब कमज़ोर ग्रुप। तो ये कौन से ग्रुप हैं, देखो हमारे इंडिया में 705 जो जाति हैं, समुदाय हैं, कम्युनिटी, वो ST कैटेगरी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में, आदिवासी लोग। तो ये जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, हिंदी में बोलेंगे अनुसूचित जनजाति, इंग्लिश में शेड्यूल ट्राइब, शॉर्टकट में ST। आदिवासी बोल सकते हो आप, जंगलों में जो लोग रहते हैं, जंगलों में भी नहीं रहते, ST कैटेगरी में आता है, आजकल शहरों में भी रहते हैं। तो ऐसी 705 जाति हैं, कास्ट हैं। इनमें से कुछ ऐसी जाति हैं जो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, वनरेबल हैं, यानी कि अभी तक भी जंगलों में रहती हैं वो, और जो ट्रेडिशनल जो उनके रहन सहन है उसी पे डिपेंड है, और शहरों में आने से शर्माती हैं, लोगों से बात करने में शर्माती हैं, एजुकेशन का अभाव है, उनमें अवेयरनेस नहीं है। तो ऐसी कुछ जाति हैं अनुसूचित जनजाति जो डाली गई हैं PVTG में। तो अभी तक कितनी है, 75। देखो UPSC इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है, इस साल भी पूछ सकता है, क्योंकि इस साल बजट में भी अनाउंस की इनके लिए डेवलपमेंट स्कीम। तो ध्यान से पढ़ना, आपको नोट्स बनाने हैं इसमें से। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस साल के बजट में अनाउंस की ये मिशन। इसमें जैसा इसके नाम में है PVTG को, यानी कि उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। एक देखो सप्तऋषि प्रायोरिटी इस बजट में अनाउंस किया है, यानी कि 7 प्रायोरिटी एरियाज, 7 ऐसे एरियाज हैं जिन पे फोकस किया जाएगा, इस साल बजट में ये अनाउंस किया है। तो इस सप्तऋषि प्रायोरिटीज़ में एक ये प्रायोरिटीज़ भी है, रीचिंग द लास्ट माइल, यानी कि जो लास्ट माइल पे खड़े जो पीपल हैं, यानी कि जो बैकवर्ड से पुअरेस्ट ऑफ द पुअर पीपल हैं, गरीब से गरीब तबके के लोग हैं, उन तक भी पहुंचना है। तो उसी के तहत ये मिशन लॉन्च किया है PVTGs के लिए। इसमें देखो एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी उनको, सेफ हाउसिंग, घर बनाया जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी दी जाएगी, न्यूट्रिशन, रोड, टेलीकॉम कनेक्शन, लाइवलीहुड के लिए ध्यान दिया जाएगा। इस स्कीम के लिए अगले 3 साल में 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो स्कीम है लगभग 3.5 लाख ट्राइबल एरियाज में ट्राइबल्स को फ़ायदा करेगा। जो सप्तऋषि प्रायोरिटीज हैं, 7 प्रायोरिटीज इस बजट में अनाउंस किए हैं, ये क्या है, देखो ये मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सप्तऋषि प्रायोरिटीज क्या है इस साल के बजट में, या 7 प्रायोरिटीज। इस साल जो इंटरव्यू चल रहे हैं, अभी इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि इस साल बजट में जो 7 प्रायोरिटीज अनाउंस किए हैं वो क्या हैं। तो ये आप याद कर सकते हो, ये 7 प्रायोरिटीज है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास बोलते हैं इसको हिंदी में। इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी कि सबका विकास, हर एक तबके का विकास हो इसमें। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों का ही और पैसे बढ़ते जाएं, गरीब लोग और गरीब होते जाएं, ऐसा ना हो, इक्वल डेवलपमेंट हो। रीचिंग द लास्ट माइल यानी कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर का भी विकास हो, उसके पास भी पहुंचे। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीजिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सब आप जानते हो। तो ये 7 प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे फोकस किया जाएगा। PVTGs क्या होती हैं ये हमने ऊपर डिस्कस किया। 705 ST कैटेगरी हैं, उनमें से 75 को आइडेंटिफाई किया गया। और देखो PVTG सिर्फ 17 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में मिलती हैं। एक यूनियन टेरिटरी कौन सी है, अंडमान एंड निकोबार, सिर्फ 1 यूनियन टेरिटरी में मिलती है PVTG, और बाकी की में नहीं है।
जो ड्यूल ट्राइब है उनको पीवीटीजी डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अंडमान निकोबार में, लक्षद्वीप में भी नहीं है, तो ये याद रखना है। गवर्नमेंट ने जो पीवीटीजी आइडेंटिफाई किए किस बेस पे किए, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एग्रीकल्चर जो कृषि भी करती है ना, अभी तक हल पे या जो पहले की जाती थी मशीन, बिना मशीन के यूज किए, ऐसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है अभी। इनमें लिटरेसी का जो लेवल है वो लो है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, यानी कि अभी भी अभाव है, आर्थिक अभाव, और स्टेगनेंट पॉपुलेशन, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, या तो एक जगह रुकी हुई है या घट रही है इनकी जो पॉपुलेशन है पीवीटीजी की, तो इसलिए इन पे स्पेशल ध्यान दिया जाता है। कब आइडेंटिफाई की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? 1975 में 52 पीवीटीजी आइडेंटिफाई की थी, तो उनको पीवीटीजी कैटेगरी में डाला था, लेकिन 1993 में 23 और जोड़ दी, तो अब टोटल है 75। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जाति केरल में चोला नाइकयान, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, तो ये चोल नाइकयान ये कैटेगरी आती है, ये जाति आती है पीवीटीजी में। गुजरात में कथौड़ी, जारवा आते हैं अंडमान निकोबार में, कोरगा कर्नाटक में, ये आते हैं पीवीटीजी में, इनकी कास्ट। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट ब्रेकर इन ट्रेडिंग, ये प्रीलिम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर्किट ब्रेकर क्या है? देखो, ट्रेडिंग तो आप जानते हो, ट्रेडिंग करना, शेयर बॉन्ड खरीदना बेचना। अभी रिसेंटली आपको पता है हिंडनबर्ग एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट अफेयर के लेक्चर में। हिंडनबर्ग रिसर्च पूरा नाम है इसका, हिंडनबर्ग रिसर्च। ये अमेरिका की एक फर्म है, कंपनी है, रिसर्च एजेंसी है, ये मान लो। इसने अभी खुलासा किया है कि अडानी ग्रुप ने फ्रॉड किया, अकाउंटिंग फ्रॉड किया है और स्टॉक का मैनिपुलेशन किया है। अडानी ग्रुप, गौतम अडानी की जो कंपनीज है, तो इसकी वजह से गौतम अडानी की जो कंपनी है, अडानी ग्रुप कंपनी है, उनके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा कम हो गए, उनकी वैल्यू गिर गई। और आपको पता है टॉप 3 में जो आते थे, यानी कि 3rd नंबर पे सबसे अमीर आदमी थे गौतम अडानी, अब वो 20 से भी नीचे चले गए हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या है? फिर सर्किट ब्रेकर क्या है? देखो, ये सर्किट ब्रेकर यही है कि जो मार्केट क्रैश हो जाती है ना, मार्केट को क्रैश होने से रोकती है ये सर्किट ब्रेकर। तो सेबी ने इसको 2001 में इंप्लीमेंट किया था सर्किट ब्रेकर को। जैसे क्या है, ऑनलाइन आप शेयर बॉन्ड खरीदते हो और बेचते हो, जैसे आप स्टॉक हो गई, एप्लीकेशन है, आप स्टॉक वगैरह, जीरोथा है, ये कंपनीज हैं जिन्होंने अपनी ऐप भी बनाई हुई हैं, आप प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, शेयर बॉन्ड खरीद बेच सकते हो इन पर। तो सर्किट ब्रेकर क्या है? मार्केट को क्रैश होने से बचाती है पैनिक टाइम में। कैसे काम करता है ये जानेंगे इस पे भी। इस पे क्या है, जैसे कोई कस्टमर है, स्टेक होल्डर है, स्टेक होल्डर, जैसे मान लो किसी ने शेयर खरीदे हुए, मान लो मैं हूँ, मैंने शेयर खरीदे हुए, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि शेयर की वैल्यू है जो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और मैं इसे बेच देता हूँ, ज़्यादा ओवर वैल्यू हो गई, तो मैंने सारे शेयर बेच दिए। और ऐसे ही मान लो कोई कंपनी के 1000 लोगों ने शेयर खरीदे हुए हैं और 1000 के 1000 लोगों ने सारे के सारे शेयर अचानक से बेच दिए, तो कंपनी तो देखो फिर घाटे में आ जाएगी, कंपनी की वैल्यू घट जाएगी, कंपनी के शेयर की डिमांड ही नहीं रहेगी, शेयर के दाम है जो अचानक से घट जाएंगे जब डिमांड नहीं रहेगी। तो इस चीज़ को बचाने से कि अचानक सारे के सारे शेयर, जो शेयर होल्डर हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो बॉन्ड या शेयर को सारे के सारे एक साथ ना बेच दें, इसी को रोकने के लिए सर्किट ब्रेकर लगाए जाते हैं। सर्किट ब्रेकर यानी कि लिमिट है एक तरह से कि सारे के सारे एक साथ ना बेचें, जिसकी वजह से मार्केट क्रैश ना कर जाए। तो कैसे काम करेगा? इस पर लिमिट लगाई हुई है, 10%, 15%, 20%। मान लो किसी ने 10% बेच दिए शेयर किसी कंपनी के, तो 10% शेयर बेच दिए तो फिर लिमिट लग जाएगी, फिर उससे ज़्यादा एक दिन में नहीं बेच सकते, ऐसी लिमिट लगा देते हैं। 15% पे, 20% पे फिर लिमिट लग जाती है कि फिर इससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं सकते, जितने भी उसके शेयर होल्डर या बॉन्ड होल्डर हैं, स्टेक होल्डर है जितने भी। तो इस तरह से लिमिट लगा दी जाती है ताकि मार्केट क्रैश ना करे। तो यही है सर्किट ब्रेकर, एक तरह से लिमिट, रोक लगा देंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ल्यूपस, ये एक बीमारी है, डिसीज है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस। सेलेना गोमेज को जानते होंगे आप, यूट्यूब पे गाने सुने होंगे इनके, सिंगर हैं ये, एक्टर भी हैं, हॉलीवुड की सिंगर हैं सेलेना गोमेज। इनको ये बीमारी हुई है, इन्होंने कहा है कि मुझे ल्यूपस हुआ है, इसलिए न्यूज़ में आया। देखो, बॉडी में इतने सारे पार्ट हैं ना, इनको प्रभावित करता है ल्यूपस। देखो, ये लंग्स हैं, फेफड़े, इनको प्रभावित करता है, हार्ट को प्रभावित करता है, स्किन है, स्किन पर रैसेस हो जाते हैं, काले काले धब्बे से पड़ जाता है निशान सा। इधर देखो किडनी है, किडनी को भी प्रभावित करता है, अफेक्ट करता है, ब्लड को ये अफेक्ट करता है, पेट में स्टोमक पेन होता है सीवियर, मसल्स हैं जो जॉइंट्स हैं वो दुखने लगते हैं, अर्थराइटिस की तरह, जैसे जोड़ों के गठिया बाय होते हैं ना, अर्थराइटिस, उस तरह दुखने लगते हैं।
जॉइंट्स में स्वेलन आ जाती है, सूजन आ जाती है, इस तरह के इसके सिम्टम हैं। तो ये क्या है डिसीज? एक ऑटो इम्यून डिसीज है। ऑटो इम्यून डिसीज का मतलब क्या है? देखो, इम्यूनिटी आप जानते हो, इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं हिंदी में, यानी कि हमारी बॉडी में जो रोगों से लड़ती है उस क्षमता को बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता या इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। तो ये हमारी बॉडी में रोगों से लड़ता है, बचाता है हमारी बॉडी को, लेकिन क्या करता है, कभी कभी हमारा जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी को ही अटैक करने लगता है, यानी कि जो हमारे बेनिफिशियल सेल हैं, जो हमारे टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, उनको ही हमला करने कर लगता है, उनको ही नुकसान करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज, यानी कि जब हमारा जो बचाने वाला, हमारा जो रक्षक है, गार्ड है हमारी बॉडी में, जो हमारे लिए गार्ड का काम करता है, रक्षक का काम करता है, वो हमें बचाने के बजाय हम पे ही अटैक कर दे, हमें ही मार दे, तो उसे बोलेंगे ऑटो इम्यून डिसीज। मारेगा नहीं मतलब अटैक करेगा, लेकिन हाँ इलाज नहीं किया तो मर भी जाएगा। तो ये कंडीशन अफेक्ट करती है प्राइमरीली किडनी को, ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, हार्ट, ब्रेन, सबको, यानी कि और ऑर्गन है उनको भी प्रभावित करती है। इसके लिए ट्रीटमेंट क्या दिया जाता है? ये ड्रग है, ड्रग के नाम याद रख सकते हो, पूछी जा सकते हैं एक नंबर में। एक नंबर क्या है मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर में। ये ड्रग है जो इसको ठीक करने के लिए, ऑटो इम्यून जो डिसीज है, तो इसके लिए ये ड्रग काम आती है जिन्हें बोलते हैं इम्यूनो सप्रेशन डिसीज, मतलब ड्रग, इम्यूनो सप्रेशन मेडिसिन या इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स। इनका नाम ये है माइकोफेनोलेट, अजेथियोप्राइन, साइक्लोफॉस्फेमाइड और रिटक्सीमेब। ये ड्रग्स हैं जो ये काम आती हैं ऑटो इम्यून डिसीज़ को ठीक करने के लिए। इसमें जो डिटेक्टिंग की जाती है, यानी कि पता कैसे लगाया जाता है कि ऑटो इम्यून डिसीज होगी, उसके लिए टेस्ट किया जाता है स्लेड-आई डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स। ये टेस्ट किया जाता है प्रोग्नोसिस करने के लिए, प्रोग्नोसिस का मतलब पता लगाने के लिए। तो ये सिस्टेमेटिक ल्यूपस अरिथेमेटोसस डिसीज एक्टिविटी इंडेक्स या सेलेड-आई, शॉर्टकट में याद रखो सेलेड-आई। इतना याद रखना सेलेड-आई किस काम में आता है, ये जो टेस्ट है ऑटो इम्यून डिसीज़ का पता लगाने के लिए काम में आता है, यानी कि ल्यूपस जैसे डिसीज़ है उसको पता लगाने के लिए सेलेड-आई का टेस्ट होता है। कब खोज की गई थी इसकी? 1985 में, और 10 दिन पहले से ही पता लगा जा सकता है ये डिसीज़ का। 10 दिन मतलब सिम्टम दिखने से 10 दिन पहले ही इसका पता लगा लेता है। इस टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि हाँ ऑटो इम्यून टाइप की डिसीज़ होने वाली है बॉडी में। देखो जो टाइप्स हैं ल्यूपस डिसीज़ के, वैसे तो नॉर्मली तो सिस्टेमेटिक ल्यूपस के बारे में जानते हैं लोग बाग, लेकिन ये 4 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सिस्टेमेटिक ल्यूपस अरिथेमेटोसस, ये मोस्ट कॉमन ल्यूपस होता है, यानी कि अधिकतर लोगों को यही होता है ल्यूपस अगर होगा तो। दूसरा है क्यूटानियस ल्यूपस, ये स्किन को प्रभावित करता है, ये जो ल्यूपस हो जाता है। नेक्स्ट है ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, ये ऐसा है अगर मान लो किसी डॉक्टर ने कोई ड्रग दवाई दी है, ड्रग प्रेस्क्रिप्शन दिया है सर्टेन, लेकिन उस ड्रग से बीमारी ठीक नहीं हुई बल्कि ये डिसीज हो जाती है, तो उसे बोलते हैं ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस, यानी कि दवाई ठीक करने के बजाय डिसीज कर दे। नेक्स्ट है न्यूनेटल ल्यूपस, ये बीमारी ऐसी है जैसा न्यूनेटल का मतलब इन्फेंट होता है, इन्फेंट मतलब नवजात शिशु, एक तरह से जो बच्चा पैदा हुआ है अभी। तो अगर कोई महिला ऐसी है जिसको ऑलरेडी ल्यूपस है, अगर वो किसी बेबी को जन्म देती है तो उसको जो अगर हो जाता है ल्यूपस तो उसे बोलेंगे न्यूनेटल ल्यूपस। नेक्स्ट टॉपिक है बाल मित्र। बाल मित्र ये समझ लो एक व्हाट्सएप पे चैट बॉट है। चैट बॉट जानते हो आप क्या होता है? जैसे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप पे आप कुछ भी लिख सकते हो और उस पर ऑटोमेटिकली आ जाता है जवाब, उसे बोलते हैं चैट बॉट। टेलीग्राम पे देखोगे आपने, जानते होंगे चैट बॉट, टेलीग्राम अगर चलाते होंगे तो व्हाट्सएप चैट बॉट ये स्टार्ट किया है किसने? दिल्ली का ये कमीशन है, आयोग है, संस्था मान लो, दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, जो बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए ये आयोग है, इसने लॉन्च किया है बाल मित्र नाम से व्हाट्सएप चैट बॉट। क्या काम करेगा ये? जैसा इसके नाम में बाल मित्र, यानी कि चिल्ड्रन को सपोर्ट करेगा ये, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनको ये एक तरह से सहायता करेगा। कैसी सहायता? इसमें देखो कोई भी पेरेंट्स या चिल्ड्रन कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं बच्चों से रिलेटेड, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो, या कोई बच्चा खो गया है उसकी कंप्लेंट लिखाई है, उसका स्टेटस ट्रैक करना हो, इस पर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। या फिर बच्चों के एडमिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, स्कूल के बारे में कि स्कूल में एडमिशन कब होगा, कैसे होगा, क्या, ये सब डिटेल ले सकते हैं। या फिर कोई मान लो ऐसी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो बच्चों या उनके अधिकारों से रिलेटेड है, तो वो भी इन्फॉर्मेशन इसके ज़रिए ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नो बार ऑन कंटेस्टिंग 2 सीट्स इन 1 पोल।
प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी देखो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई, इसमें कहा गया कि अभी जो कोई मान लो एमएलए या एमपी इलेक्शन लड़ता है वो एक साथ 2 सीट से लड़ सकता है। 2 सीट का मतलब है जैसे मान लो जो लास्ट 2019 में जनरल इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन, एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें देखो बहुत सारे जो एमपी थे वो 2 सीट से खड़े हुए थे, बहुत सारे कैंडिडेट। जैसे नरेंद्र मोदी जी थे, गुजरात से भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हुए थे और उत्तर प्रदेश से भी एक कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी से खड़े हुए थे। कॉन्स्टिट्यूंसी तो आप जानते हो, कोई भी एरिया डिक्लेयर कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी, इसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट या आधे डिस्ट्रिक्ट भी हो सकती है। पॉपुलेशन के आधार पे कॉन्स्टिट्यूंसी बांटी जाती हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में बराबर पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन के आधार पे। कौन बांटता है? डीलिमिटेशन कमीशन बांटता है। हमारे संविधान में इसके लिए प्रोविजन दी हुई है और पार्लियामेंट लॉ बना के डीलिमिटेशन कमीशन बनाता है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट पास करके बनाता है। तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी डिसाइड करती है और एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी पे यानी कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी पे एक बार कोई भी कैंडिडेट खड़ा हो सकता है इलेक्शन में। तो ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो सकता है, इसको ही चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन ने कि ये एक सीट से ही खड़ा हो सके कैंडिडेट, 2 से ना हो सके एक बार में, एक ही सीट से इलेक्शन लड़े। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया इस प्रोविजन मतलब पिटीशन को लेने से, रिजेक्ट कर दी पिटीशन। इसलिए न्यूज में आया। किस सेक्शन के तहत लड़ सकता है इलेक्शन 2 सीट से कोई कैंडिडेट? देखो ये है, आरपी एक्ट बना हुआ है, एक जन प्रतिनिधि कानून बोलते हैं हिंदी में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका सेक्शन 33 क्लाउज 7, इसके तहत कोई भी एमपी या एमएलए 2 सीट से एक बार लड़ सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट ने? रीजन दिया, देखो भाई साहब ये है लॉ, कानून बनाना काम किसका है? लेजिस्लेचर का, यानी कि पार्लियामेंट का। इसे बनाएगी पार्लियामेंट, तो हम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। ये सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है, सेपरेशन ऑफ पावर का जो डॉक्ट्रिन है, सिद्धांत है जो सेपरेशन ऑफ पावर का, इसका उल्लंघन होगा। तो सेपरेशन ऑफ पावर के डॉक्ट्रिन को मेंटेन किया है सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए। सेपरेशन ऑफ पावर तो जानते हो, नहीं जानते हो तो देखो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में स्पेशल लेक्चर पड़ा हुआ है, देख सकते हो आप। सदाबहार टॉपिक है, हर साल लगभग, हर साल नहीं तो 1 साल छोड़ के दूसरे साल, फिर 1 साल छोड़ के तीसरे साल, इस तरह से हर साल लगभग पूछा जाता है मेंस में, और प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया, कई बार। तो आप देख सकते हो उसे। थोड़ा बता देता हूँ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। देखो जो 3 ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट के, मतलब हमारे संविधान में 3 ऑर्गन दिए हुए हैं, जैसे गवर्नमेंट के ही लगा लो। एक है जुडिशरी, जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका हिंदी में बोलते हैं। एक हो गया आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर का मतलब हो गया जो आपका कानून बनाती है, यानी कि जैसे पार्लियामेंट हो गया। एक है आपका एग्जीक्यूटिव, जो कानून को लागू करती है, वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो इनके लिए अलग अलग पावर दी गई हैं, तो इन पावर को बैलेंस करने के लिए ये सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन अडॉप्ट किया गया है हमारे संविधान में। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर का ऐसे कुछ दिया नहीं हुआ, मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन बहुत सारी प्रोविजन में अलग अलग पावर जब दी हुई हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट दिए हैं और कहा है सेपरेशन ऑफ पावर बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है हमारे। तो लीगल प्रोविजन क्या है इसके बारे में? किसके बारे में? 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े हो सकते हैं, 2 सीट पे खड़े हो सकते हैं। इसके लिए क्या प्रोविजन है? वो 1951 के आरपी एक्ट में सेक्शन 33(7) के अंदर 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से मैक्सिमम खड़े हो सकते हैं। लेकिन देखो ये क्या है, 1996 तक, 1996 तक कोई कैंडिडेट 2 से ज़्यादा भी खड़े हो सकता था, 2 से 3 से 4 से 5 से, कोई लिमिट नहीं थी, कितनी से भी हो सकता था। लेकिन 1996 में ये लिमिट लगा दी कि 2 से ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूंसी पे सीट पे खड़े नहीं हो सकते। तो एक कैंडिडेट 2 सीट पे ही खड़ा हो सकता है। ये 1996 में आरपी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया था पार्लियामेंट ने। इशू क्या है? देखो 2 सीट से खड़ा होता है तो प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? जैसे क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए पूछते हैं तो यहाँ पे कमियाँ बताई जाती हैं। आलोचनात्मक जब किया जाता है, उसका संक्षिप्त में विचार किया जाता है, तो उसकी कमियां बताई जाएंगी। तो इसमें कमी क्या है, क्या प्रॉब्लम है अगर 2 सीट से कोई कैंडिडेट लड़े तो इलेक्शन? उसकी कमी देखो ये है कि सेक्शन 33 सब क्लाउज जो 7 है, इसके अंदर कैंडिडेट 2 सीट से खड़ा हो सकता है। लेकिन यहीं इसमें आरपी एक्ट में सेक्शन 70 है, वो कहता है कि कोई भी कैंडिडेट लोकसभा या स्टेट असेंबली में 2 कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो ये एक तरह से दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक कह रहा है 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से रिप्रेजेंट नहीं करेगा, एक कह रहा है कि 2 से लड़ सकता है सीट। लेकिन इसमें भी ये देखो
जब 2 सीट से जीत जाता है इलेक्शन तो एक सीट को छोड़नी पड़ती है, एक सीट छोड़ देता है, एक सीट पे ही रहता है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने गुजरात की कॉन्स्टिट्यूंसी को छोड़ दिया और वाराणसी से वो रहे। दूसरा इसका एक क्रिटिसिज्म ये है कि देखो इसमें पब्लिक फाइनेंस का नुकसान होता है। जो टैक्स पेयर हैं, टैक्स देते हैं भाई साहब अपने रुपए का, और उनका टैक्स देखो 2-2 बार इलेक्शन कराने में आप खर्च कर रहे हो। बाई इलेक्शन होते हैं जब, यानी कि जब नॉर्मल इलेक्शन के बाद जब जैसे 2 सीट से एक कैंडिडेट जीत गया तो एक सीट को छोड़ेगा तो उस पर दोबारा इलेक्शन होंगे, उसे बोलते हैं बाई इलेक्शन। तो जब दोबारा इलेक्शन होंगे तो उस पर दोबारा पैसा भी तो खर्च होगा। तो ये एक तरह से टैक्स पेयर की रुपये का नुकसान है। तीसरा नुकसान क्या है? तीसरा नुकसान ये है कि जो वोटर का इंटरेस्ट है वो भी कम हो जाता है। देखो एक बार अभी इलेक्शन हुआ, मान लो 2024 में अब इलेक्शन होगा, मान लो मई अप्रैल में इलेक्शन हुआ, तो इलेक्शन में वोट देने गए, अब वो बार बार दोबारा मान लो 2-3 महीने के बाद उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दोबारा वोटिंग हो रही है, तो कैंडिडेट वोट देने का थोड़ा उनका एटीट्यूड कम हो जाता है। वैसे ही ऑलरेडी देखो वोटिंग कम करने के लिए जाते हैं लोग, तो बार बार इलेक्शन होते रहेंगे तो उसमें लोग इंटरेस्ट कम लेते हैं इलेक्शन में। तो ये भी नुकसान है कि यानी वोटिंग का जो आएगा टर्नआउट, जो वोटिंग निकल के आएगी वो कम होगी। पॉजिटिव्स भी हैं इसके, कुछ फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं, देखो वाइडर चॉइस मिल जाती है पॉलिटी में, एक कैंडिडेट को चॉइस मिल जाती है कि वो दो कॉन्स्टिट्यूंसी से भी खड़ा हो सकता है, अगर उसे डर है हार जाएगा तो बस चॉइस मिल जाती है, ये फ़ायदा है। क्या इसको हटाने के लिए पहले भी रिकमेंडेशन दी गई है, सिफारिश की गई है कि 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से ना लड़े, एक से ही लड़े कैंडिडेट? दिया है बिल्कुल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है हमारे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस से कहा था कि एक कैंडिडेट को एक ही सीट से लड़ने की इजाज़त हो, और जो कैंडिडेट अगर मान लो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़े भी इलेक्शन तो उसे वो सारा का सारा पैसा देना पड़ेगा अगर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होगा जो उसने छोड़ी है। मान लो दोनों सीट से जीत गया इलेक्शन, दोनों सीट से एक सीट पे वो रहा, दूसरी का छोड़ दिया, इस पे बाई इलेक्शन होंगे, दोबारा इलेक्शन होंगे, तो दूसरी सीट पे इलेक्शन के लिए दोबारा जब इलेक्शन होंगे जितना भी खर्चा आएगा तो वो जो जीता हुआ कैंडिडेट है वो दे, दोनों की दोनों, मतलब दोबारा इलेक्शन होंगे तो उसका खर्चा वो उठाए। तो ऐसा सिफारिश की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, लेकिन अभी मानी नहीं है वो सिफारिश, बस सिफारिश की है। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि देखो टाइम आ गया कि 1 पर्सन 1 वोट का जो कंसेप्ट है इसको अडॉप्ट करने के लिए ये प्रिंसिपल भी हो कि 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूंसी भी हो, यानी कि एक कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही सीट से लड़े। तो यही था आज के लेक्चर में।